नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम ट्रू मीडिया के प्रसिद्ध कार्यक्रम एक मुलाकात में आपको और एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो ग्वालियर से चलकर ट्रू मीडिया कार्यालय आए हैं। आप गीत गज़ल बहुत उम्दा लिखते हैं। आप हैं सुभाष पाठक जिया जी। जिया जी, आपका ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में स्वागत है। जी नमस्कार, और आपका बहुत शुक्रिया कि मुझे ये अवसर दिया जी कि ट्रू मीडिया पर आकर अपने साहित्यिक सफ़र के बारे में चर्चा कर सकते। जी, आपका पुनः अभिनंदन है। सुभाष जी, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपका नाम है सुभाष पाठक जिया, ये जो जिया शब्द है इसके मायने क्या है? ये आपने अपने उपनाम के साथ क्यों रखा? कृपया साझा करें। जो जिया शब्द है जी, दरअसल उसका जो मीनिंग होता है जी, उसका मीनिंग होता है रोशनी, जी, प्रकाश की किरण। जी, तो ये उस वक्त की बात है जब मैं गज़ल शुरुआत कर रहा था। तो जो मेरे उस्ताद हैं जी, उन्होंने मुझे कहा कि भाई गज़ल में एक परंपरा रहती है कि लोगों के उपनाम होते हैं, तखल्लुस रहते हैं, जी, आपका कुछ नाम होना चाहिए। क्या बात है। तो मैंने उस वक्त उनको कहा कि सर ऐसे कि मैं अपने लिए अपना नाम क्या चुन लूँ। जी, जब उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे लिए ये नाम बहुत बेहतर है जिया, तो मैंने उनको सवाल भी किया कि ये ही नाम क्यों। तो उन्होंने कहा कि आपकी जो गज़लें हैं जी, उनको पढ़ के जो एक महसूस होता है वो एक प्रकाश की किरण अंधेरों से निकलती हुई महसूस होती है। वाह वाह। तो ये जो नाम है वो मेरे उस्ताद का मुझे दिया हुआ है। वाह वाह, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी हार्दिक सुभाष जी, जैसे कि आपने बताया कि प्रकाश की किरण माने जिया, जिया माने प्रकाश की किरण। ये जो गज़ल लिखने की जो आपकी शुरुआत हुई है, ये कब से हुई है और कैसे हुई, इसे भी साझा करें। गज़ल की शुरुआत दरअसल गज़लें सुनने से हुई मेरी। जी, एक दौर था कि जब बड़ा शौक़ होता है आदमी को, जब वो कॉलेज लाइफ में जाता है, जी, अच्छी कविताएं पढ़ना, शेर पढ़ना, यहाँ तक शौक़ था कि अगर रास्ते में कोई अखबार आपको मिल गया जी, और उसमें कोई पंक्तियाँ आपको मिल गई तो वो काट के रख ली जाती थी डायरी में। जी, 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 जी। तो ये जो शौक़ था पहले। तो फिर मेरे जीवन में एक घटना घटित हुई जो मैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन की और उसको किसी कारणवश मैंने उसको वहाँ छोड़ दिया। जी, तो वो छोड़ने के बाद मेरा कुछ वक्त अकेलेपन में, खालीपन में बीता। जी, उसी दौरान ये जो भावनाएं मन में थीं वो कागज़ पे उभर कर आईं और गज़ल लिखने का एक सिलसिला वहाँ से मेरा शुरू होता है। जी, क्या मर्चेंट नेवी में ऐसा क्या हुआ? क्या किसी से आपका प्रेम के साथ में टूटना हुआ या प्रेम हुआ है? या कहते हैं कि गज़ल एक प्रेम करने वाले को या प्रेम में डूबने वाले जी को ही गज़लें आती हैं या उतर कर आती हैं या लिखने में आती हैं। क्या इस पर क्या प्रकाश डालना चाहेंगे आप? पहले तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो प्रेम की बात कर रहे हैं जी, तो हम क्या है कि अक्सर जब गज़ल की बात करते हैं तो एक सतही प्रेम को देखते हैं जी, जिसमें आप देखते हैं कि भाई किसी आशिक को उसकी माशूका से बिछड़ गया, जी, 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 या उसका प्रेम किसी और वजह से। लेकिन मैं जहाँ जिस चीज़ को फेस कर रहा था जी, वो प्रेम किसी आदमी से नहीं था, किसी व्यक्ति से नहीं था, किसी किसी महिला पुरुष से बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल नहीं था, किसी पर्सन से वो नहीं था जी। उस प्रेम का एक जो लगाव था वो जिंदगी की ऊंचाइयों से था। क्या बात है। कैरियर को लेकर, कैरियर को लेकर था, अपनी जिंदगी को लेकर था, वो विचारों की एक श्रृंखला थी। जी, और मर्चेंट नेवी में वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मर्चेंट नेवी में हुआ कि जो मेरे विचार थे, जो मेरे उद्देश्य थे, वो कहीं ना कहीं जाके उनको एक झटका लगा कि जिस ऊंचाई तक आपने देखा है ये वहां तक नहीं है, ये वो पुल है जो कहीं ना कहीं बीच में टूट जाएगा। क्या बात है। वो एक जो डर था टूटने का कि कल को ये कॉन्टेक्ट बेस से आप घर चले जाएंगे, जी, फिर आप क्या जवाब देंगे, फिर क्या कैरियर होगा। तो मतलब ये कह सकते हैं कि आपने ये कहा कि किसी व्यक्ति स्त्री पुरुष से प्रेम नहीं था। जी बिल्कुल, लेकिन प्रेम था, आपने नहीं बताया, लेकिन प्रेम था, वो आपका कैरियर से था। बेशक। तो जो हम ज़्यादातर गज़लों को सुनते हैं उसमें एक प्रेम झलकता है स्त्री और पुरुष का, लेकिन यहाँ जो प्रेम की जो शुरुआत हुई, यहाँ जो गज़लों की शुरुआत हुई, यहाँ जिस जिया ने जन्म लिया वो था कैरियर से प्रेम। बिल्कुल, क्या बात है। बहुत बिल्कुल वही है कि जहाँ तक गज़लों की जो शुरुआत होती है लोगों की, जी, 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 वो इसी प्रेम से होती है। क्या लेकिन मेरी गज़लों की शुरुआत वहाँ से हुई जहाँ लोगों अच्छा, का एंड होता आप है। मानते हैं कि मेल फीमेल के प्रेम से गज़लों की शुरुआत होती है? क्या बात है। ज़्यादातर ऐसा होता है। क्या बात लेकिन मेरी गज़लें वहाँ से शुरू हुई जहाँ लोगों का एंड होता है। क्या बात है, क्या बात है। तो वो एक जो बेबसी थी, वो एक कमी थी, वो किसी खास इंसान की कमी आपके अंदर नहीं थी, आपके सपनों की कमी थी। सुभाष जी, आपने बताया कि जहाँ पर शुरुआत होती है, जहाँ एंड होता है, वहाँ से आपकी गज़लों ने जन्म लिया और आप एक
आपका उपनाम वहाँ से जिया रखा जी, गया। जी, जी। तो ये भी जानना चाहेंगे कि एक गजलकार बनने के लिए क्या क्या एक व्यक्ति को, एक लेखक को किन किन सवालों से, किन किन घटनाओं से या किन किन रूप से जिया जाता है कि वो एक गजलकार बने? एक गजलकार पहले तो ये होता है कि ईश्वर आपके अंदर जी। कुछ ना कुछ अंश उस चीज़ का डालता है। जी। फिर ये भी हो सकता है कि आपके उसको अंश को बाहर निकालने के लिए कोई घटना घटित हो जाए। जी जी जी। दूसरी बात, मैं आपसे एक बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि सोच समझकर बिल्कुल गजलकार नहीं बना जा सकता, जी। कभी भी नहीं बना जा सकता। आप कभी हो सकते हैं, लेकिन जो भावनाएं आपके अंतर्मन से खुद निकलती हैं वो कमी वहाँ महसूस होती है। वो प्रत्येक व्यक्ति लेकिन में फिर नहीं भी निकलती। तराशने की बात मैं करता हूँ। जी। एक आदमी के अंदर बीज है, उसको आप पनपने देते हैं, खाद पानी देते हैं। यहाँ भी खाद पानी आपको देना है। आपके अंदर है, आप बेहतर किताबें पढ़ें, अच्छे विचारों में जाएं। फिर तराशने का काम आता है गजल में। मेन गजल की बात करूंगा तो यहाँ पे अभ्यास बहुत ज्यादा काम आता है। जी। आप जितना अपने लिखे को काटते हैं उतना आपके अंदर बेहतर लिखने की संभावनाएं होती हैं। तो एक लाइन में अगर मैं कहूँगा तो वो ये है कि मेहनत, अभ्यास, सारी ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मतलब यहाँ ये भी कह सकते हैं कि अपने बड़े वरिष्ठ लेखकों को पढ़ने का अभ्यास भी बहुत जरूरी है, तभी हम अपने अंदर भीतर जो बीज जो है उसको अंकुरित कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बातचीत की आपने सुभाष जी। हम आगे बढ़ते हैं कि आपकी अब तक कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं? जी, मेरी पुस्तकों का सिलसिला प्रकाशन का 2020 में शुरू हुआ जी, जहाँ मेरी पहली किताब गज़ल संग्रह जो है वो है दिल धड़कता है जी। और ये दिल धड़कता है मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी के सहयोग से बहुत अच्छे प्रकाशित हुई है जी। उसके बाद मैंने एक किताब का जो काम किया वो संपादन का काम था जी, जिसमें पूरे देश भर से 40 युवा गज़लकारों को शामिल किया जिनकी उम्र 40 से कम थी। दरअसल मैं जिस उम्र में मैं खुद हूँ वहाँ एक चीज़ महसूस ये होती है कि जो वरिष्ठता के तौर पे गज़ल विशेषांकों में, अन्य विशेषांकों में वही नाम बार बार रिवाइज होते रहते हैं। तो होता ही है कि जो बहुत बेहतर भी कह रहे हैं लेकिन लोग ये कह के कि अभी तो ये बच्चा है, बालक है, छोटा है, थोड़ा सा नज़रअंदाज करते हैं जी। तो ये कोशिश थी कि इस उम्र के लोग भी जो बहुत अच्छा काम, नया काम कर रहे हैं उसको सामने लाया जाए। तो ये तो आपने अपने संपादन में किया है जी जी। लेकिन क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि जो वरिष्ठ गजलकार हैं या लेखक हैं उनकी नज़रों से आपको कभी ऐसा ना लगा हो कि आप एक लेखक, गीतकार या गजलकार हो ही नहीं सकते? कोई ऐसी घटना हो हमें शेयर करें। नहीं, मेरे खुद के लिए ऐसी कोई घटना नहीं है। मेरे खुद के लिए तो इससे उलट रहा है हमेशा। जी जी जी। मेरे लिए उलट हमेशा से ही रहा। मैंने शुरू में ही ये महसूस किया कि अगर मैं कहीं गज़लें भेज रहा हूँ तो लोग आश्चर्यचकित होकर मुझे फ़ोन करके पूछते थे कि भाई तुम्हारी ही गज़ल तो है। क्या बात है। ऐसा तो नहीं है किसी वरिष्ठ शायर की आपने उठा के और भेज दी हो। जी 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 जी। फिर उसके बाद कहीं भी जब मैंने गज़ल पढ़ी तो लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला। बाकायदा लोगों ने बाहर आके कहा और उसको सराहा। तो मेरे लिए तो बिल्कुल ये हमेशा अच्छा रहा। वरिष्ठों का आशीर्वाद मेरे साथ रहा। क्या बात है जी। सुभाष जी, हम चाहेंगे कि आपकी जिन गज़लों की वजह से वरिष्ठों का आशीर्वाद मिलता है, हमारे दर्शकों को भी कुछ गज़लों के चुनिंदा शेर, हालांकि सभी शेर आपके प्रिय हैं, बावजूद उसके कि आप अपने चुनिंदा शेर हमारे दर्शकों को जी बहुत शुक्रिया। मैं जी पहले तो एक मतलब वो सुनाना चाहता हूँ जहाँ से मेरी गज़लों की शुरुआत होती है। जी स्वागत। वो यूँ था कि उजाले ही उजाले हैं, वाह, ये साए फिर भी काले हैं। आहा, उजाले ही उजाले हैं, ये साए फिर भी काले हैं। वाह, पता मत पूछिए अपना, हवाओं के हवाले हैं। आहा, पता मत पूछिए अपना, हवाओं के हवाले हैं। वाह। और जहाँ तक आशीर्वाद मुझे अपने बड़ों का मिला और जो मेरी गज़ल मेरी पहचान बनी जी, वो गज़ल के मैं 2-3 शेर जी हाजिर करता हूँ। स्वागत स्वागत। उससे पहले एक मतलब एक शेर के कोई दामन कोई शाना होता, कोई दामन कोई शाना होता, मेरे यशकों का ठिकाना होता। वाह वाह। कोई दामन कोई शाना होता, मेरे अशकों का ठिकाना होता। वाह। तुम नहीं कोई नहीं है जैसे, तुम नहीं कोई नहीं है जैसे, तुम अगर होते जमाना होता। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया कि तुम नहीं कोई नहीं है जैसे, तुम अगर होते
ज़माना होता। वाह। और एक गज़ल से 2-3 शेर और सुन लीजिए, जो मेरी पहचान है और मेरी किताब जिसके नाम पर है। जी, स्वागत है कुछ अजीब सा आज़ार दिल धड़कता है। है कुछ अजीब सा आज़ार दिल धड़कता है। वाह। हर एक सदा पे हर एक बार दिल धड़कता है। वाह वाह वाह। हर एक सदा पे हर एक बार दिल धड़कता है, और हमारा यार तो रहता है झील के उस पार। हमारा यार तो रहता है झील के उस पार, सदा जो आती है इस पार दिल धड़कता है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। हमारा यार तो रहता है झील के उस पार जी, सदा जो आती है इस पार दिल धड़कता है। करे ना जिक्र भरी बज़्म में कोई उसका। वाह वाह। करे ना जिक्र भरी बज़्म में कोई उसका, मेरे हबीबो खबरदार क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। करे ना जिक्र भरी बज़्म में कोई उसका, मेरे हबीबो खबरदार दिल धड़कता है। और ये आखिरी शेर भी सुन लीजिएगा कि कोई निगाह लगातार देखती है मुझे। कोई निगाह लगातार देखती है मुझे, सो यूं समझिए लगातार दिल धड़कता है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया आपका। कोई निगाह लगातार देखती है मुझे, तो यूं समझिए लगातार दिल धड़कता है कुछ अजीब सा आज़ार दिल धड़कता है। हर एक सदा पे हर एक बार दिल धड़कता है। बहुत शुक्रिया, बहुत खूब, बहुत खूब। सुभाष जी, हम आगे बढ़ते हैं। अपने हमारे दर्शकों को अपनी गज़लों के कुछ शेर से लबालब कर दिया। जी जी, शुक्रिया। और बहुत अच्छे आपके शेर हैं। और आगे बढ़ते हैं कि आप अपने साहित्यिक क्षेत्र में अपना आदर्श किन्हें मानते हैं? साहित्यिक क्षेत्र की मेरी जो साहित्य की शुरुआत हुई वो रेडियो सुनने से हुई। जी 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 जी। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि मैं जिस गांव में था वहाँ लाइट नहीं थी जी, तो लाइट ना होने की वजह थी आपको रेडियो सुनना होता था। जी जी जी। और रेडियो कई मायनों में बहुत अच्छा है। रेडियो इन मायनों में अच्छा है कि वहाँ जो कंटेंट आपको मिलता है वो बड़ा प्रभावशाली मिलता है। हल्का फुल्का कंटेंट रेडियो पे नहीं मिलेगा आपको। वाह वाह वाह। क्योंकि वहाँ विचारों की बात है, देखने की बात नहीं है। तो मैं रेडियो से ये फ़ायदा हुआ कि रेडियो पे मैंने सुनना शुरू किया जी। तो पुराने गाने ज़्यादा आते हैं। उसमें मैंने गुलजार साहब को जब सुना जी, उनको जब मैंने इंटरव्यू वहाँ सुना तो मैं उनकी शख्सियत से बहुत प्रभावित हुआ। वाह 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 वाह। शख्सियत से प्रभावित होने की वजह थी कि उनके पास हर एक बात को कहने का नया तरीका है, जी, अलग जी, सोचने का ढंग था जी। और उनके गाने बड़े मतलब गज़लों से भारी होते। वाह। तो वो एक शख्सियत से जिनका प्रभाव मेरे ऊपर रहा। फिर मैंने उनको बराबर पढ़ा और कोशिश की। हर आदमी चाहता है कि जो उसका आदर्श हो आप उसका ज़रा सा भी हिस्सा काम कर पाओ तो खुशी होती है। तो मैं अपना आदर्श उन्हें मानता हूँ। क्या बात है, बहुत खूब। सुभाष जी, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने दर्शकों को बताया कि आप विज्ञान के शिक्षक हैं और उर्दू में गज़लें लिखते हैं, उर्दू भाषा में गज़लें लिखते हैं। तो एक विज्ञान का विद्यार्थी, विज्ञान का शिक्षक उर्दू शब्दों से खेले जी, तो ये तालमेल कैसे बिठाया आपने? मेरे लिए ये तालमेल बहुत आसान है जी। तालमेल आसान इसलिए है कि जो पोइट्री है वो कई बार टेक्निकल भी होती है जी। अब बातों को हमेशा भावनात्मक नहीं कहते हैं जी। कई सारे शेर होते हैं। मेरे एक शेर है कि कुछ जले या बुझे हर एक सूरत होगी मौजूदगी हवाओं की। वाह। तो एक साइंटिफिक रीजन इसमें है कि आपको कुछ जलाना है तो ऑक्सीजन की जरूरत है, बुझाना है तो ऑक्सीजन की जरूरत है। क्या बात है। तो साइंस पढ़ाते पढ़ाते हमेशा कोई ऐसा शेर आपका जो विज्ञान से जुड़ा हुआ हो और उर्दू भाषा में आपने लिखा हो? नहीं, शेर तो बहुत सारे ऐसे हैं। फिलहाल जस्ट मुझे यही शेर जो मैंने आपको सुनाया वो मेरे जहन में आया जी। काफ़ी सारे ऐसे शेर होते हैं जो साइंस को लेके। एक शेर मुझे याद आ रहा है कि चांद मत भूल इस हकीकत को। क्या बात है। अब यहाँ पे जियाबर्ड आएगा जिसका अर्थ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, प्रकाश है। शेर आप सुनिएगा कि चांद मत भूल इस हकीकत को तूने सूरज से ही जिया ली है। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत। तो यहाँ पे हम आपने यहाँ पर जो सौरमंडल की बात और ये बात करते हैं, विज्ञान को और उर्दू शब्दों को जोड़ा तो है, तालमेल बिठाया। तालमेल मेरे लिए आसान है और मुझे लगता है कि मुझे पोइट्री में साइंस की वजह से कुछ नया करने को भी मौका मिलता है। जी जी जी। चलते चलते सुभाष जी, एक हमारा प्रश्न है कि क्या गजलें लिखने के लिए, गीत लिखने के लिए एक लेखक को प्रेम करना अनिवार्य है? जी, पहली चीज़ तो ये है सिर्फ गज़लों के लिए ही प्रेम करना अनिवार्य नहीं है।
आदमी का अपना वजूद जो है वो प्रेम से है। जी। दुनिया में जो भी है वो प्रेम से है। जी। ये अलग बात है कि आप प्रेम को किसी फ्रेम में मत जड़ो। जी। जैसे मैंने कहा कि मेरा प्रेम मेरे लक्ष्य से है, मेरी कामयाबी से है, मेरे जीवन से है, मेरे अच्छे विचारों से है। जी। तो हर व्यक्ति का प्रेम अलग है और बिना प्रेम के कुछ नहीं है। आप मानते हैं कि अगर आपको लेखन करना है तो प्रेम करना होगा। बिल्कुल। चाहे आप ऊपर वाले से करें, चाहे करियर से करें, या माता पिता से करें, मेरा तो या स्त्री से करें। जी, मेरा मानना तो करना ये है, जरूरी है, करना जरूरी है। मेरा तो मानना ये है कि प्रेम तो ऐसा तत्व है कि जो आपके अंदर है। जी। ये अलग बात है, किसी किसी चीज के लिए है अलग अलग। क्या हुआ? तो लेकिन हाँ, अगर आप शायरी करते हैं, कविताएं लिखते हैं, तो ऊपर वाले ने आपके अंदर एक कोमलता दी है जिसका नाम ही प्रेम है। वाह वाह वाह। और मैं बिल्कुल मानता हूं कि प्रेम जीवन का आधार है। बहुत अच्छे सुभाष पाठक जिया साहब, आपने ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात में अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, ट्रू मीडिया का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि जो एक साहित्यिक सफ़र को इतने आगे ले जा रहे हैं और साहित्य की नामचीन हस्तियों से अपने ट्रू मीडिया के दर्शकों को, अपने श्रोताओं को रूबरू कराते हैं, नए नए मोती साहित्य के क्षेत्र से लेके आते हैं। आप यूं ही ये काम करते रहें, लोगों के लिए साहित्य का काम होता रहेगा। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं और आपका हार्दिक आभार। शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।